हाँ जी। क्या पाली वाले डैम में पानी आ गया क्या चौवाई वाले में भर रहा है? सुमेरपुर सुमेरपुर से ही हो, वेरी गुड। बरता वैसे कम ही है वो, मतलब बनने के बाद आज तक सिर्फ रिपोर्ट में तो 3 बार ही भरा है। 11 गेट खुले हैं अभी, तब तो कहाँ से भरेगा। नहीं, जैसे कहते हैं जनरली जो ओवरफ्लो हुआ है वो आज तक सिर्फ 3 बार ही हुआ है ना। तो लास्ट में घास वाले में ईस्ट वाले में आ गए थे अपन। एरिया ऑलरेडी अपना डायग्राम में लिखा हुआ है इसमें। राजस्थान में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक इसमें सवाई माधोपुर में होता है। या जब पूछा जाता है तो इसके जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वही लिखे जाते हैं। सवाई माधोपुर, निकटतम जिलों में इसमें लिखो तो करौली, टोंक एंड भरतपुर। डायग्राम में हमने ये 3 ही लिखे थे मेन, सवाई माधोपुर है, टोंक और भरतपुर। यहाँ ये चारों लिख देना, मेन ये है सवाई माधोपुर, इसको पहले लिखना है। तो नेक्स्ट में लिखेगा खस वाले में। राजस्थान में खस घास सर्वाधिक सवाई माधोपुर, करौली, टोंक एवं भरतपुर में पाई जाती है। इन राजस्थान स्टेट खस ग्रास इज मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न राजस्थान लिख दो, चाहे ब्रैकेट में फिर जिले लिख दो कंटिन्यूस, या फिर जिलों के नाम लिख दीजिए। इन राजस्थान स्टेट खस ग्रास इज मोस्टली फाउंड इन सवाई माधोपुर, देन आगे कंटिन्यूस करौली, टोंक एंड भरतपुर, और फिर ब्रैकेट में लिख दो चाहे आगे लास्ट में पूर्वी राजस्थान। तो जरूरी नहीं एग्जाम में जिले हैं, डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। जैसे बेम्बू या बांस राजस्थान में मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में, यानी बांसवाड़ा में। और सेवन और धामण किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। जिला है तो मेन जैसलमेर। ओनली शब्द आ जाए तब गलत। किसी भी घास में एक जिला आ जाए ओनली शब्द के साथ तो गलत होगा। ये सेवन घास केवल जैसलमेर में पाई जाती है, तो इसका मीनिंग क्या अन्य जिलों में ग्रो नहीं कर सकती सेवन? हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसलमेर की क्लाइमेट है वैसे लगभग बाड़मेर के भी है, बीकानेर के भी है, जोधपुर के भी है, तो अन्य एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने सदाबहार वनस्पति में सिरोही में बेम्बू भी लिखवाया मैंने आपको। बेम्बू मिशन राजस्थान के 15 जिलों में है, तो इसका मीनिंग बांस का उत्पादन राजस्थान के 15 जिलों में एज ए मिशन के तौर पे तैयार किया जा रहा है। मीनिंग है अदर डिस्ट्रिक्ट में भी किसान लगा रहे हैं, लेकिन बेम्बू मिशन है 15 जिलों में तो, लेकिन मुख्य के जिले से प्राप्त है बांसवाड़ा। अब राजस्थान में बांस केवल बांसवाड़ा से उत्पादित। अब इसको अगर आपने ये मान लिया कि शायद सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ओनली बांसवाड़ा से प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये ओनली वाले शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि आजकल ये एग्जाम में लिखने लग गए हैं कई जगह ओनली शब्द। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पलाश वृक्ष है, जैसे भी एक स्टूडेंट ने दिखाया था आपने, कि पलाश वृक्ष है, मैंने किस क्षेत्र में लिखवाया आपको? अरावली क्षेत्र में। तो उसमें लिख रखा है कि पलाश वृक्ष मुख्यतः चट्टानी भागों में उत्पादित होते हैं। तो सही बात है, ये उन मैदानी भागों में भी उत्पादित हो सकता है जहाँ थोड़ी कंकरीली टाइप की मिट्टियां हों, यानी मिट्टियां थोड़ी चट्टानी भाग या कठोर होनी चाहिए, वहां पे भी डेवलप हो सकता है। तो ये तो ठीक है कि चट्टानी भागों में या कंकरीली क्षेत्रों में उत्पादित होता है, लेकिन केवल अरावली में ही पाया जाता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि मैदानी भागों में मिल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? सतह थोड़ी कठोर होनी चाहिए। तो कठोर सतह वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के प्लांट अधिक ग्रोथ करते हैं प्लास जैसे, क्योंकि इनको जैसे जो सॉफ्ट या मुलायम जगह होती है ना, वैसी जमीन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपनी कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं, फसलें कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टियां थोड़ी मुलायम होती हैं, तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। उनके अंदर जमीन के अंदर उनके जो गुच्छे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट, मूंगफली, तो मूंगफली की ग्रोथ उस मिट्टी में जनरली अधिक होती है। जैसे अपने बीकानेर, मरुस्थलीय जैसी मिट्टियां होती हैं, उनमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है मूंगफली का। अब करने को तो मूंगफली अपने चाहे काली मिट्टी में भी उत्पादित कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा और बेटर उत्पादन अपने कौन से क्षेत्र में है? बीकानेर। तो बीकानेर में एक क्षेत्र आता है ना, राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, लूणकरण सर वाला एरिया, तो लूणकरण सर में वो अधिक उत्पादित है।
तो ये ओनली वाले शब्द के राजस्थान में केवल सवाई माधोपुर में तो गलत होगा, तो पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में है। और इस घास का जो मुख्य उपयोग है, अच्छा इसमें एक विशेषता लिख दो पहले, इसमें कंटिन्यूस इसी के नीचे लिख दो, यह एक सुगंधित घास है। खसखस, हाँ शायद इसी का ही उत्पाद होगा, श्योर तो नहीं हूं मैं। अलग होता है क्या? किससे? अच्छा अफीम का है क्या खसखस? कंफर्म नहीं हूं मैं इसमें। अलग होता है क्या खसखस? खसखस ये किस में अपने घरों में कुछ बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं ना ये? ध्यान तो नहीं है किस में डालते हैं। नहीं, जैसे शादी ब्याह में या मिठाई की दुकानों पे अपन कई कई जगह सुनते हैं ना खसखस का उपयोग, तो सुना हुआ तो लग रहा है मेरे को। तो इसमें लिखेगा ये एक सुगंधित घास है। खस इज ए फ्रेग्रेंट ग्रास या अरोमा ग्रास। तो ये एक सुगंधित घास है। उपयोग में लिखे इसमें यूजेस। इत्र बनाने में। यूजफुल इन मेकिंग परफ्यूम। इत्र बनाने में। और दूसरा है सुगंधित शरबत बनाने में। नेक्स्ट है यूजफुल इन मेकिंग सिरप या शरबत बनाने में। तो जो कुछ लिक्विड वगैरह होते हैं ना, शरबत वगैरह जो सुगंधित होते हैं, जो पानी में डाल के अपन बाद में पेय के रूप में यूज करते हैं, उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो एज ए सिरप के रूप में और परफ्यूम के रूप में, इत्र के रूप में, इन दो में मुख्य उपयोग होता है इसका। फिर राजस्थान के नॉर्थ में बीकानेर की ओर पाई जाने वाली घास है, वो भी लगभग इसी श्रेणी की होती है, बुर घास। तो बुर में सिर्फ एरिया बताना है कि बुर मोस्टली फाउंड इन बीकानेर, बुर सर्वाधिक बीकानेर में पाई जाती है। यह भी एक सुगंधित घास। तो बुर इज आल्सो ए फ्रेग्रेंट ग्रास या बुर इज आल्सो ए अरोमा ग्रास। तो ये भी एक सुगंध वाली या सुगंधित घास है। लेकिन इसके उपयोग में वो इत्र और शरबत ये नहीं लिखना है। तो एग्जाम में जब ये पूछा जाए इत्र और शरबत में मुख्य घास कौन सी होती है, तो आंसर वही रहेगा अपना खस। बाकी इसी प्रकार की कैटेगरी की ये बुर भी मानी जाती है। तो बुर इज आल्सो ए फ्रेग्रेंट ग्रास, बुर भी एक सुगंधित घास है। फिर बुर के जस्ट सामने बीकानेर के सामने कौन सा जिला आता है? चूरू। चूरू की ओर जो पाई जाने वाली घास है मोचिया ग्रास। डायग्राम में भी अपने इसमें इंडिकेट की थी ये वाली मोचिया ग्रास। तो इसमें लिख दीजिए सर्वाधिक चूरू, ब्रैकेट में लिख देना इसमें ताल छापर।
तो नेक्स्ट है मोचिया। मोचिया घास सर्वाधिक चूरू, चूरू के ब्रैकेट में लिख देना ताल छापर। ये काले हिरणों की चारे की घास। तो इसमें लिख दीजिएगा फॉडर ग्रास फॉर ब्लैक बक, काले हिरणों के लिए चारे की घास। क्योंकि तालछापर अपने काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए। तो पक्षी तो खाता नहीं है ये, तो मुख्यतः काले हिरणों के लिए है, तो फॉडर ग्रास फॉर ब्लैक बक। लास्ट में लिख देना पॉइंट नंबर 7 में, राजस्थान में अन्य घास है, अदर ग्रासेज इन राजस्थान, यानी जिसमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं, लगभग पूरे राजस्थान में ही देखने को मिलती है। तो उसमें एक घास होती है अंजन, एक होती है करड़, एक होती है बरूट। बरूट यानी जिसको ग्रामीण क्षेत्र में बरगोटिया कहते हैं। भाई इस टाइम आप गाँव के अंदर जाओगे और बाद में कपड़ों के चुभे कर बाद में आप निकालोगे बैठे बैठे, आप बाद में कहोगे कांटा कांटा लगा, तो नहीं बोलोगे बरूट लगा। इसमें करड़, अंजन एंड बरूट। घासों की राजस्थान में कोई सैकड़ों प्रजातियां हैं, जैसे दूब हुआ, गांव में जो मौत है, मौत है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, जैसे ऊपर से पकड़ के निकालने की प्रयास करो ये टूट जाएगी, फिर वापस ग्रोथ कर जाएगी। मौत, मोथिया भी बोलते हैं, मोचिया अलग होती है, मोचिया ताल छापर में होती है। एक अपने भरतपुर की ओर घास पाई जाती है जिसका नाम है एंचा ग्रास। क्या नाम है? एंचा ग्रास। ये केवलादेव वाले क्षेत्र में है, भरतपुर में। और ये ऐसे इस तरीके से जमीन पे फैलती है, एक दूसरे के क्रॉस में करते हुए यूं फैलती है। जैसे पक्षियों को फंसाने के लिए जो जाल बनते हैं ना, तो जाल की तरह होती है, तो इसमें पक्षियों के पांव फंस जाते हैं और भूखे और प्यासे पक्षियों की डेथ हो जाती है। बर्ड किलर ग्रास के नाम से प्रसिद्ध थी, तो केवलादेव से इस घास को धीरे धीरे हटा दिया गया। तो ये बर्ड किलर के रूप में केवलादेव की और प्रमुख घास कौन सी थी? एंचा घास। तो ये कभी इस साइड में थी, बाई चांस सब भी पूछ लें एंचा घास किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रही है, तो उसमें यही आता है केवलादेव भरतपुर। तो राजस्थान ये कुछ, ये पहले एग्जाम में ये पूछे हुए हैं, करड़, अंजन और धामण क्या है? राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ वृक्षों की प्रजातियां, राजस्थान में कुछ ग्रासेज हैं, उन ग्रासेज की वैरायटीज हैं, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले विशेष प्रकार के आभूषण हैं, या महिलाओं के विशेष प्रकार के पहनावे हैं। तो इसका मीनिंग है कि घास की कैटेगरी है, ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं उसमें।
कहीं पेपर में तो आपके आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी सब आते हैं ना, तो उसके अंदर इस तरीके मिक्स करके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये जनरली शब्द ऐसे हैं जो अपने कम सुने हुए रहते हैं। जैसे करड़ है, अंजन है, दामन है, तीनों ही 7 देखते हैं तो हम समझ जाएंगे। जलपट्टी में भी पड़ा हुआ रहता है, पौष्टिक घास है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उसमें। तो ये कुछ अन्य घासें हैं। दामन लिखवा दिया था ना। हाँ। तो इसके बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है डेटा वाला, वन गणना था ना नेक्स्ट एक। तो नेक्स्ट लिखो वन गणना। इकोनॉमिक सर्वे में मूंगफली बाढ़ संभाव्य क्षेत्र में दे रखा है, तो मूंगफली राजस्थान में बाढ़ संभाव्य क्षेत्र यानी थर्ड बी में भी होती है और फर्स्ट सी में भी होती है। ये एग्रो क्लाइमेट जोन है, जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनको ध्यान है, हम आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले में तब पता चलेगा बाकी। कि राजस्थान में पैथोनियम या गाजर घास भी तो होती है गाजर घास भी होती है। गाजर घास ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को खिलाते हैं ना, पशुओं को खिलाने के काम भी आती है गाजर घास। डी पॉइंट है वन गणना। नेक्स्ट है इसमें हेडिंग डालिए फॉरेस्ट सेंसस। वन गणना, इसमें इंस्टीट्यूट या संस्थान कौन सा होता है करने वाला? वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। यानी जो फॉरेस्ट को लेके सर्वे और उनके रिसर्च करता है, देहरादून में है ये, उत्तराखंड। फॉरेस्ट सर्वे एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में लिख दीजिए देहरादून, उत्तराखंड, यूटी के। तो वन गणना इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट सर्वे एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। टाइम में लिखिए वंस इन एवरी 2 ईयर, प्रति 2 वर्ष में एक बार। एवरी 2 ईयर्स, 2 वर्ष में एक बार। जैसे प्लांट है, तो प्लांट या जो फॉरेस्ट होते हैं, उन फॉरेस्ट के ऊपर केवल ऐसा नहीं है कि वनों के ऊपर मानव जीवन ही टिका हुआ है, तो इनके ऊपर टिका हुआ है वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव भी टिके हुए हैं। और मानव तो सिर्फ अपने महत्व के लिए इन वनों का या अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों का विदोहन अत्यधिक करता है, तो ये सोचता ही नहीं है, वो अपनी आवश्यकताओं को देखता है। लेकिन उसके साथ साथ अन्य जो प्रजातियां जीवों की हैं, वन्य जीवों की या पक्षियों की प्रजातियां, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि या तो उस क्षेत्र में वो धीरे धीरे अपने आप ही वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाती हैं, या वो दूसरे एरिया में माइग्रेट करती हैं और क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाती। क्योंकि जिस क्षेत्र में वो जाती हैं, हो सकता है कि उस क्षेत्र में उनसे भी अधिक प्रभावशाली प्रजातियां हों, तो वो उनको सर्वाइव नहीं करने दें। तो इस तरीके से वनों के कम होने का मीनिंग सिर्फ वनों का कम होना नहीं है, वन्य जीवों का भी कम होना है। इस कारण इनका असेसमेंट या मूल्यांकन प्रति 2 वर्ष में करना ज्यादा जरूरी है। इस कारण वन गणना 2 साल में तैयार की जाती है। और ऐसे कुछ मुद्दे जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको हम अगर समय देखते हुए यानी और समय बढ़ाते हुए भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि गणना,
एग्रीकल्चर जो सेंसस जो होते हैं, तो कृषि गणना 5 साल में एक बार होती है, क्योंकि हमें पता है कि किसान है, उसके अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि, तो वो कमी नहीं आने देगा। भाई किसान कौन चाहता है कि आमदनी कम हो जाए? किसान ये सोचता है कि इस साल 50 बीघा बोई है, बुआई की है, अगले साल 60 बीघा में करेंगे। तो इसका मीनिंग इसमें अधिक से अधिक प्रयास किसान के एफर्ट्स ये होते हैं बढ़ाना। तो इसका मीनिंग है कि कृषि फसलों में अचानक कमी नहीं आने वाली। तो 5 साल में काउंट कर लेंगे तो भी ठीक है। दूसरा मुद्दा भी किसान से जुड़ा हुआ है, पशुपालन। पशुपालन, तो पशुपालन में भी किसान कोई कमी नहीं आने देगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और अपनी आवश्यकता वाले पशुओं को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बाकी पशु भले ही कम हो जाए। जैसे हमारी पशु गणना के अंदर मुख्यतः 9 पशुओं की रिपोर्ट तैयार होती है, और उन 9 पशुओं की रिपोर्ट में लगभग 7 पशु अपने रिपोर्ट में कम मिलते हैं। जो 2019 वाली रिपोर्ट थी उसमें 7 पशुओं में कमी आई थी। इन 9 वैरायटी के पशु थे, जैसे गधे हुए, सुअर हुए, ऊंट हुए, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं। तो इस तरीके से 9 कैटेगरीज है। तो 9 कैटेगरी में 7 कैटेगरी में कमी आ रही है। लेकिन दो वो बढ़ा रहे किसान, जो हमारी डेयरी फार्मिंग का बेस है, बीसी को, बफेल और काऊ। तो मीनिंग इंसान यहाँ पे भी मतलब ये सिर्फ वो बढ़ रहे हैं जो कि हमारी डेयरी फार्मिंग का आधार है। बाकी 7 पशुओं की कैटेगरी में, यानी जो 7 जो प्रजातियां पशुओं की, उनमें कमी आ रही है। तो पशुपालन है, ये भी 5 साल। तो किसानों से जुड़े हुए दो प्रमुख मुद्दे हैं, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक या एनिमल वेल्थ। इन दोनों की गणना कितने वर्ष में हो रही है? 5 साल। जबकि हमें और भी ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। जनगणना है वो कितने साल में? इस बार तो 10 साल में भी नहीं हुई। इनको पता है कि अपने आप में कमी आने ही नहीं देंगे। भाई जब भी इंसानी पास फुर्सत है तब यही है। क्या है तो लिख के थोड़ा ना बताऊंगा मैं। जनगणना 2011-21 में आनी थी, तो इसमें कुछ एक चीजें थी कि हमें जातिगत गणना भी करवानी थी। और इसमें जिस तरीके से हमें ये जो टेक्नोलॉजी के द्वारा करवानी थी, वो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ था। कुछ कारण वो भी थे, एक कोरोना के कारण थोड़ा डिले हुआ 2 साल का। तो इस तरीके से सारे जो मुद्दे हैं यूं बढ़ते बढ़ते, और जनगणना चली गई 2025 के भी बाद में, 26 से स्टार्ट हो रही है ना। तो इसका मीनिंग इसके अंदर डेटा हमें 2027 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये 2000, तो लेकिन ये तय है कि ये लगभग आज तक सिर्फ इस 21 को छोड़ के आज तक कभी लेट नहीं हुई। तो जनगणना का टाइम पीरियड 10 वर्ष में एक बार है। क्यों? क्योंकि इनको कोई खतरा नहीं है, तो 2 साल में भी गिन लेंगे तो भी ठीक है। गिनना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी स्कीम या योजना को चलाने के लिए एक काउंटिंग अपने पास होनी चाहिए। बिना काउंटिंग के वो योजना सक्सेस हो या नहीं हो, यानी सक्सेस नहीं होगी, 100% तय है। जब गवर्नमेंट एक बजट तय कर रही है कि हम इतने लोगों के लिए, या कोई स्कीम चला रही है कि हम इतने लोगों को पेंशन स्कीम चलाना चाह रहे हैं, तब जब आपके पास वो काउंटिंग ही नहीं है, तो आप क्या बजट रखोगे? तो किसी भी बजट को या किसी भी स्कीम को चलाने के लिए उसका जो लाभान्वित वर्ग होता है, यानी जो बेनिफिशियरी ग्रुप जो होता है, उसकी एक काउंटिंग आपके पास होनी चाहिए। और वो काउंटिंग हमें कहाँ से प्राप्त होगी? पॉपुलेशन सेंसस से। तो इसका मीनिंग जनगणना को 10 वर्ष में, किसानों वाले दोनों मुद्दे 5 साल में, चाहे पशुधन हो चाहे कृषि हो। लेकिन फॉरेस्ट वाला कितने वर्ष में? 2 वर्ष में एक बार। और ये 2 वर्ष में एक बार ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1987, 1987 से शुरुआत हुई है इसकी। तो समय है 2 वर्ष में एक बार। ब्रैकेट में आगे लिख देना शुरुआत 1987। तो इसका मीनिंग पहली वनों की गणना कब की गई? 1987। वन गणना जारी। तो इसके मिनिस्ट्री का नाम आजकल इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2019 के बाद में, यह था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो अब आजकल इन्होंने क्या किया है कि जो फॉरेस्ट्री है, वनों को लेके और बायोडाइवर्सिटी को लेके हर साल इंटरनेशनल जो कॉन्वेंशन या जो सम्मेलन होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस जो होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कॉन्फ्रेंस ये तो वो सम्मेलन है, पार्टीज उन कंट्रीज को कहा गया है जो सम्मेलन में हिस्सा लेती हैं। तो ये जो कॉप इकोलॉजी में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो ये जो कॉप सम्मेलन है, तो इन कॉप सम्मेलन में हर बार हम किसकी बात कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज की। और क्लाइमेट चेंज किसके कारण होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस और फॉरेस्ट्री चेंजेस के कारण। यानी पर्यावरण और वनों में परिवर्तन आने के साथ क्लाइमेट आपका चेंज होता है। अगर ये आपके बेटर हैं तो इसका मीनिंग क्लाइमेट बेटर रहेगा। और अगर इनमें किसी भी प्रकार का डिक्लाइन या ह्रास या कमी आ रही है, यानी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वनों में कमी आ रही है, तो इसका मीनिंग आपके ऊपर क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पर्यावरण और वन वाला जो मुद्दा है वो जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने इसके साथ एक टाइटल और ऐड कर दिया, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो इसका मीनिंग मंत्रालय का मूल नाम ये नहीं था, बाद में चेंज किया गया। तो ये मंत्रालय जिसके अंदर फॉरेस्ट है, ये इसकी रिपोर्ट को जारी करता है। तो मीनिंग है रिपोर्ट को बनाने वाली संस्थान अलग, और इसकी रिपोर्ट वो संस्थान बना के, इंस्टीट्यूट बना के रिपोर्ट देता है किस मंत्रालय को है, तो पर्यावरण मंत्री इसको जारी करते हैं। तो पर्यावरण मंत्री नहीं है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री होते हैं। तो उसमें मिनिस्ट्री का नाम लिख दीजिए। तो वन गणना जारी, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार है, इसके द्वारा जारी होती है। स्टेट्स में भी होते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट अपने ऐसे हैं ना जो संवर्ती सूची में डाले गए, उस पर चाहे तो कानून या नीतियां सेंटर भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। बस पॉलिसीज में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा किसी पॉलिसी या नियम में होता भी है तो सेंटर वाले को सही माना जाएगा। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ही रिलीज होती है। तो अभी जो लेटेस्ट पहली रिपोर्ट जो ऊपर लिखा ना हमने 2 साल में, कब से स्टार्ट हुई है, 1987। तो वर्तमान में अब इसकी कौन सी रिपोर्ट है, तो इसकी लास्ट जो रिपोर्ट जारी हुई है 2023 वाली। 2023 वाली वैसे तो जब इसका मूल्यांकन किया गया था तो 2024 में जनवरी तक या इसके दिसंबर तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन 2024 के अंदर सेंटर में चुनाव थे। तो इसका मीनिंग है जो मंत्रालय वगैरह है उन सब का ध्यान चुनाव के ऊपर ही था। तो रिपोर्ट तो इनके पास जो इंस्टीट्यूट है देहरादून ने हो सकता है भेज दी हो, लेकिन उसको रिलीज इन्होंने 2024 के लास्ट में जाके की है। अभी जो 2025 वाला जो आरएस वाला एग्जाम था ना, उससे कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पहले ही रिपोर्ट आई थी, लगभग 2 महीने पहले। तो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास आई थी रिपोर्ट। तो मीनिंग है कि जारी 2024 में हुई है, लेकिन ये किस नाम से है, 2023 के नाम से। ये 18वीं रिपोर्ट थी अपने। ये तो हालांकि 1987, अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि 1987 में पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार हुई है, शुरुआत यहाँ से हुई है। तो 2023 में कहाँ तक पहुँच गए ये आप एग्जाम में बैठ के भी निकाल लोगे, लेकिन बशर्ते आपको ये ध्यान रहे कि 2007 में एक बार वनगणना नहीं हुई है। तो इसका मीनिंग आपने जो वहाँ काउंटिंग निकाली है उसमें से एक कम कर देना, क्योंकि हर 2 साल में एक बार होती है। तो 87 में हुई है, 89, 91, 93, 95, 96, सॉरी 97, 99, 2001, 3, 5, 7, 9, 11, 13th, 15th, 17th, 19, 21, 23, यहाँ तक। अब इनके काउंटिंग कर लीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th और 19th। तो यहाँ तक 19 वनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन इसको 19 काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 7 भी लिया ना हमने।
2007 इस समय नहीं हुई थी। तो आपकी जो भी काउंटिंग आ रही है उसमें से लास्ट में एक कम कर लीजिए। तो कौन सी वनगणना हो गई? 18वीं। तो एक तो ये तरीका है कि आपको एक बेस ईयर याद हो और फिर एक फैक्ट और याद हो कि बीच में एक बार नहीं हुई। तो आप करंट ईयर किसी की ईयर का भी सीक्वेंस निकाल निकाल सकते हो इजीली। हाँ, अगर 2007 से पहले का कोई सीक्वेंस निकालना हो तो उसमें माइनस नहीं करना है। 7 के बाद में अगर कोई सीक्वेंस निकालना हो तो उसमें माइनस कर लेना है। तो अपने 7 से पहले का निकलवाएगा भी क्यों? एग्जामिनर या तो पूछेगा 21 में कौन सी वनगणना हुई, या 23 में कौन सी हुई, या पूछ लेगा 25 में कौन सी होगी। तो इसका मीनिंग अब ये अक्टूबर के आसपास होनी है। दिसंबर तक इस बार शायद डेटा आ जाएंगे, क्योंकि आजकल सैटेलाइट रिपोर्ट तैयार होती है। पहले तो इसको मैनुअली इकट्ठा किया जाता था, हर राज्य को डाक पत्र लिख के भेजा जाता कि वनगणना की जो डेटाज है वो भेजिएगा। तो हर राज्य डाक के माध्यम से भेजते, फिर ये सब राज्यों के डेटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करके और ये रिपोर्ट तैयार करते, और रिपोर्ट तैयार करके और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते। तो इस पूरे प्रोसेस में इनको 1.5 से 2 साल लग जाते। जब तक एक तैयार करते इतने में दूसरे का टाइम हो जाता कि भाई पुराने वाला काम कर लिया हमने, अब नए वाली गणना में काम करना स्टार्ट करना है। और आजकल ये डिजिटल तरीके से सैटेलाइट रिपोर्ट तैयार होती है, तो उसमें आवश्यकता ही नहीं है राज्यों को पत्र लिखने की। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती है, 2 महीने में रिपोर्ट तैयार। और दिसंबर तक तो जैसे कि 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो दिसंबर 2021 में ही आ गई थी। अक्टूबर में इसका असेसमेंट या मूल्यांकन स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2021 में इसको जारी कर दिया गया था। लेकिन 23 वाली किन्हीं राजनीतिक कारणों से ये लेट हुई है। सेंटर के चुनाव के कारण ये 2024 स्टार्टिंग तक या 23 लास्ट तक जारी नहीं होके 24 में लास्ट में जाके जारी होती है। और अब टाइम वापस किसका हो गया है? 2025। 23 में आई है, 23 वाली रिपोर्ट 24 में आई है वैसे, लेकिन रिपोर्ट 23 की है। तो अब 23 के बाद में 2 साल, 25। इसका मीनिंग 2-3 महीने बाद एक नई रिपोर्ट तैयार होना स्टार्ट हो जाएगी, जो लगभग अगले 6 महीने बाद आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे लिए नए डेटा कौन से हैं? 2023। तो इसमें नवीनतम वन रिपोर्ट ISFR कौन सी है इस बार? 18वीं। तो उसमें लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट ब्रैकेट में लिख देना ISFR। आई इसमें इंडियन है, एस स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। यानी भारत के राज्यों की वन रिपोर्ट है, इसका शॉर्ट में इसको ISFR रिपोर्ट भी बोल दिया जाता है कई बार। तो ISFR 2023 ईयर इसके साथ मेंशन कर देना। तो जरूरी नहीं है आपको क्रमांक यानी 18th के नाम से दें, हो सकता है ये ईयर के नाम से भी दे सकते हैं। जब इनको सीक्वेंस पूछना होगा तो इसी तरीके से देंगे। ISFR 2023 कौन सा सीक्वेंस था, कि 18वीं रिपोर्ट थी, 19वीं थी, 17वीं थी या 21वीं थी, इस तरीके से देंगे तो 18वीं रिपोर्ट थी। ईयर सीक्वेंस आपको देके ईयर भी पूछ सकते हैं कि 18वीं वन रिपोर्ट किस वर्ष की है? 2023 की। तो ईयर को देके ये डिजिट पूछ सकते हैं, या इस डिजिट क्रमांक को देकर ईयर पूछ सकते हैं। जैसे अब 2025 की रिपोर्ट आएगी 2 साल बाद, तो 25 की रिपोर्ट कौन सी होगी? 19वीं रिपोर्ट होगी। तो अंडरस्टूड है, अगर आपको ये याद है तो नेक्स्ट का सीक्वेंस अपने आप याद है। तो ISFR 18th के अनुसार राजस्थान में कुल वन 18th के, चाहे ब्रैकेट में लिख दो 2023 वही है। तो यहाँ तो ये रिपोर्ट के बारे में लिखा है कि कौन सी रिपोर्ट है 18वीं, फिर इसमें लिखे ISFR 18th के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ISFR 18th टोटल फॉरेस्ट इन राजस्थान। ISFR 18th के अनुसार, और आगे कंटिन्यूस उसी लाइन में लिखते रहो आगे। ISFR 18th के अनुसार आगे कंटिन्यूस इसी में, राजस्थान में कुल वन अकॉर्डिंग टू ISFR 18th टोटल फॉरेस्ट इन राजस्थान।
एक तरफ तो इसमें प्रतिशत में मेंशन कर दीजिए, परसेंटेज में 8%, और एक तरफ इसमें मेंशन कर दीजिए एरिया में, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखो, टोटल फॉरेस्ट में दो तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसमें। एक होता है फॉरेस्ट कवर्ड और एक होता है ट्री कवर्ड। फॉरेस्ट कवर्ड वो होता है जहां वनों की सघनता या डेंसिटी होती है 10% से भी ज्यादा। मीनिंग ये है कि जैसे कोई जोग्राफिकल एरिया, कोई भी एक एरिया एक्स या वाई, कोई भी एरिया है, इस जोग्राफिकल एरिया में अगर 10% से भी ज्यादा एरिया पर अगर प्लांट्स हैं, 10% से अधिक अगर प्लांट्स हैं, तो इसका मीनिंग वहां वनों की डेंसिटी 10% से ज्यादा है, तो उसको हम फॉरेस्ट बोलेंगे। और कोई भी जोग्राफिकल एरिया आपने लिया है और उसमें डेंसिटी 10% से भी कम है, तो इसका मीनिंग उसको ट्री कवर्ड कहा जाएगा। यानी एक होता है वन आच्छादित और एक होता है वृक्ष आच्छादित। तो बोलने में तो दोनों एक जैसे ही फील हो रहे हैं कि ठीक है सर, वनों को वृक्ष बोल दिया आपने। जैसे आप अपने खेत में गए और आपने खेत में खेजड़ी, रोईड़ा इनको देखा, और उनको देख के आप ये कहोगे कि अब हमारे खेत में बहुत अच्छे वन खड़े हैं या हमारे खेत में अच्छे पेड़ खड़े हैं, तो वो वृक्ष या पेड़ क्यों है। और वही अगर आप रणथंबोर जाओ, कैला देवी सेंचुरी जाओ, और वहां जाके आप कहोगे यहाँ वन बहुत ही अच्छे हैं, फॉरेस्ट एरिया, तो ये नेचुरली अपने शब्द, अपने मीनिंग अपने को भले ही नहीं पता हो, लेकिन अपन मेरे हिसाब से मूर्खता कभी नहीं करेंगे, मेरे खेत में बहुत अच्छे वन खड़े हैं। तो इसका मीनिंग है कि हम जैसे बोलते टाइम इन चीजों को ध्यान रखते हैं कि ये वृक्ष या पेड़ हैं, ये वन है, तो ये फर्क होता है डेंसिटी का। जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया के 10% से भी ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो वो फॉरेस्ट कैटेगरी होता है, यानी वन आच्छादित क्षेत्र होता है। और जिस जोग्राफिकल एरिया के 10% से भी कम हिस्से में, यानी आपका 100 बीघा खेत है, तो उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि 10 बीघा से ज्यादा में आपने पेड़ लगा रखे हो, क्योंकि खेत है तो इसका मीनिंग वो एग्रीकल्चर के लिए है, ना कि वनों के लिए। तो इसका मीनिंग हमेशा वहां मिलेगा ट्री कवर्ड एरिया, वहां वृक्ष आच्छादित एरिया होता है। जबकि फॉरेस्ट एरिया हमेशा कैसा होता है, वन अभ्यारण्य क्षेत्र, वो हमेशा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया होता है। तो इसमें दो तरीके की थीम या कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो फॉरेस्ट कवर्ड और एक ट्री कवर्ड, ये नाम देख के हमें समझ में आ जाता है। हिंदी में तो लगभग एक जैसे ही लगेंगे अपने को। ये वन आच्छादित, ये वृक्ष आच्छादित। तो ये वाला जो एरिया है वो राजस्थान में वनों का ये थोड़ा ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर्ड वाला एरिया अधिक। ये लगभग है 16,548 वर्ग किलोमीटर एरिया में। आगे भी है 0.12, इतना वर्ग किलोमीटर एरिया। जो ट्री कवर्ड एरिया वो राजस्थान में है लगभग 10,841 के आसपास, 0.21। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? मेरे हिसाब से 27,389 है क्या? एक बार जोड़ लेना इसमें। 27,389 है ना? 0.33। ठीक, ये वर्ग किलोमीटर एरिया। तो इसका मीनिंग इसमें भी ये दोनों ही है, क्योंकि ये जो आपने 27,389 जो लिखा है, ये आपने वो लिखा है। ये डेटा अगर आपको याद भी नहीं है तो भी निकल सकता है। राजस्थान के जो टोटल फॉरेस्ट है वो राजस्थान के क्षेत्रफल में कितने परसेंट है? 8%। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 डिवाइड बाई 100, 1% ये होता है। राजस्थान का 1% कितना होता है? 3422। तो लगभग 3422, आपको ये पता है कि ये 1% है, तो 8% कितना होगा? तो आप अप्रोक्सीमेट लगभग आसपास पहुंच जाओगे, फिक्स तो नहीं पहुंचोगे, अप्रोक्सीमेट पहुंच जाओगे। डेटा कितना था? 27,000
389 और कितना आ रहा है 27,300। वो थोड़ा बहुत फर्क इसमें आगे वाला डेटा उसको मल्टीपल नहीं किया, थोड़ा बहुत फर्क उसका हो सकता है। तो इसका मीनिंग है कि अप्रोक्सीमेट अपन पहुंच गए इस डेटा के आसपास। तो ये डेटा रट के जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपने परसेंटेज याद कर लिया। मैथ्स की क्लासेज हो गई आपके। हाँ, तो उसमें इतनी परसेंटेज निकालना आपको इतना बता देंगे, सिखा देंगे, और इतना तो मेरे हिसाब से आता ही होगा। तो ये 8% है। ये दो कैटेगरी का है। दो कैटेगरी कौन सी, एक तो फॉरेस्ट कवर्ड और एक ट्री कवर्ड। तो इस वाले में तो फॉरेस्ट कवर्ड परसेंटेज लिखेंगे अपन, आगे इन्हीं के एरिया भी लिखेंगे। फॉरेस्ट कवर्ड एरिया यहाँ लिखेंगे, यहाँ ट्री कवर्ड का परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ ट्री कवर्ड का एरिया लिखेंगे। अभी बताया था ना, ट्री कवर्ड का एरिया ये और फॉरेस्ट कवर्ड का एरिया ये, तो इनका परसेंटेज कितना है। तो इसका परसेंटेज तो आएगा 8 में से लगभग 4.84%, और इसका आएगा बचा हुआ 3.16%। तो इसका मीनिंग दोनों मिलके 8% है, तो एक का याद कर लो 4.84। तो फिर 8 में से 4.84 घटा दीजिए, इधर का कितना बचेगा 3.16, 3.16, और ये 4.84। तो आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़े डीप पूछने लग गए। अपन ये रट के आ जाते हैं कि राजस्थान में कुल वन 8% है, और वो पूछता है राजस्थान में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, नॉट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर्ड। वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो आंसर होगा 4.84। हम याद करके गए वन क्षेत्र 8%, उन्होंने पूछ लिया वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना, ट्री कवर्ड एरिया कितने, तो आंसर रहेगा 3.16%, जो इधर आएगा। हिंदी मीडियम वाले भी मेरे हिसाब से इंग्लिश वाले सब लिख लेना साथ में, इनसे जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉरेस्ट कवर्ड और ट्री कवर्ड से, वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित। वन आच्छादित ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज, तो इनका परसेंटेज है 4.84%, और ये ट्री कवर्ड का परसेंटेज 3.16%। तो यहाँ आपने जो परसेंटेज में लिखे हुए इधर एज इट इज इन्हीं को ही आगे अपने को वापस लिखना है, लेकिन अब ब्रैकेट में परसेंटेज नहीं लिखना, सीधा ही वन आच्छादित, अब क्षेत्र लिखना है इनका, क्षेत्रफल, और आगे ट्री कवर्ड यानी वृक्ष आच्छादित। वन आच्छादित, तो ये वन आच्छादित है लगभग 16,000। डेटा कितना था आगे, 548 था ना इसमें, 48, 16,548.12 वर्ग किलोमीटर। ये वृक्ष आच्छादित में यानी ट्री कवर्ड में थोड़ा कम है। ट्री कवर्ड में 10,841.21। ये आगे वाले डेटा मेरे हिसाब से आगे पीछे हो सकता है 12 नीचे और 21 ऊपर हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल याद होना चाहिए अपने को। तो टोटल दोनों में मिला के ही होगा 27,389.33। अब इसमें इधर जो कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट कवर्ड, इस फॉरेस्ट कवर्ड में भी 3 प्रकार के वनों की सघनता होती है। यानी ये तो तय है कि ये फॉरेस्ट कवर्ड कौन से होंगे, जहाँ फॉरेस्ट डेंसिटी 10% से ज्यादा होती है, यानी जहाँ वनों की सघनता 10% से अधिक होती है, उन्हीं को ही हम क्या मानते हैं, वन आच्छादित। और 10% से कम जो फॉरेस्ट डेंसिटी होती है वो ट्री कवर्ड में आती है। यानी जहाँ वनों की सघनता 10% से ज्यादा हो वो वन आच्छादित, और जहाँ 10% से कम हो उसको ट्री कवर्ड यानी वृक्ष आच्छादित एरिया में लिया जाता है। तो ये जो फॉरेस्ट कवर्ड जो है 4.84, इनको इनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये बात 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
राजस्थान में जो वनाच्छादित परसेंटेज जो है वो 4.84%, मीनिंग फॉरेस्ट कवर्ड इन राजस्थान स्टेट 4.84। अब इसमें एक तो आता है अति सघन वन। इनको कहा जाता है वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी जहाँ हाई डेंसिटी होती है फॉरेस्ट की। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मीनिंग होता है, ब्रैकेट में लिख देना, अति सघन वन इनके ब्रैकेट में लिख देना 70% से अधिक, मीनिंग है डेंसिटी मोर देन 70%। आप इस ज्योग्राफिकल एरिया की बात करो, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया जो अपने आप में 100% एरिया है। अब इस 100% एरिया में अगर जगह जगह प्लांट हो और आपने ऊपर से सैटेलाइट से कवर किया है, तो इसमें जो प्लांट कैनोपी होता है ना, इसके ऊपर का जो पादप का हिस्सा होता है, कवरिंग एरिया होता है, उस कवरिंग एरिया के बाद में इसमें जैसे ही नीचे की ओर आओगे तो एरिया कम दिखाई देता है ऊपर से। और आपने ऊपर से जैसे सैटेलाइट से कवर किया तो आपको यहाँ 70% से ऊपर अगर डेंसिटी दिखाई दे रही है पर्टिकुलर एक एरिया में, फॉर एग्जाम्पल रणथंभौर हो सकता है, केवला देव हो सकता है, या केला देवी सेंचुरी हो सकता है, तो वहां पे आपको जो डेंसिटी इस एरिया में आपको 70 से अगर ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसका मीनिंग वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में काउंट होगा, अति सघन वन। फॉरेस्ट तो वो 10 से ऊपर आते ही आ जाएगा। तो इसका मीनिंग इसमें भी तीन कैटेगरी हैं, तो अति सघन वाले 70% से अधिक वाले, ये फॉरेस्ट या जो वन है ये पॉइंट्स में है। राजस्थान में 0.7% एरिया में, कि राजस्थान में अति सघन वनों का क्षेत्र, इसका मीनिंग मोर देन 70% फॉरेस्ट्री एरिया जो है वो कितने परसेंट एरिया पे है राजस्थान के, तो 0.07% एरिया पे। तो ये तो ना के बराबर है राजस्थान में। इन राजस्थान का ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया बताओ जहाँ 70% से भी ज्यादा एरिया पे वन है, तो ऐसा तो ना के बराबरी मिलेगा राजस्थान में कि 70% से भी अधिक वन हो। वो कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी का एरिया भले ही हो सकता है, तो वो भी बहुत कम मिलेंगे ऐसे सेंचुरी भी, तो वो 0.07%। एक आता है इसमें अति की जगह मध्यम, मध्यम सघन वन, MDF। मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ये राजस्थान के टोटल फॉरेस्ट एरिया, सॉरी टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया में कितना परसेंट है, 4.84 में से एक हिस्सा इनका भी। वो एक अनिल कपूर की जो मूवी है अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की, जिसमें एक गाना ना 1 2 का 4 4 2 का 1, तो वो सीधा पहले गाना है 1 2 का और फिर 4 2 का 1, इतने हैं। 1 2 का 4, 1.24। और फिर बचा हुआ जो है, अच्छा ये डेंसिटी कौन सी होती है, जहाँ ज्योग्राफिकल एरिया के 40 से और 70% पे डेंसिटी है वनों की, यानी उस भौगोलिक वन जिसको आपने टारगेट किया ज्योग्राफिकल एरिया को, वहाँ वन 40 से 70% के बीच में होने चाहिए। तो ऐसा राजस्थान में ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 1.24। तो इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो 40 to 70%, इस डेंसिटी के जो एरिया है। ऊपर वाले में अति सघनता वाले में वो होते हैं जहाँ 70% से अधिक डेंसिटी हो प्लांट की, यानी ज्योग्राफिकल एरिया आपका 30% या उससे भी कम बचे, बाकी ज्यादातर वनों से कवर होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि 40 से 70 के बीच में कवर होना चाहिए, तो ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान में जो इस वन श्रेणी में आता है वो 1.24। और लास्ट में खुले वन, इन जहाँ जिनमें डेंसिटी 40 से कम आ जाती है, तो 10 to 40%। तो इन 10 से नीचे वाला तो फॉरेस्ट कवर्ड में नहीं आएगा ना, तो ओपन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट 10 to 40%।
तो इस वाली कैटेगरी में 3.53%। तो राजस्थान में खुले वन क्षेत्र कितने परसेंट एरिया में है? तो आंसर रहेगा 3.53 में। और इन सब को ऐड करोगे नीचे वाले सब डेटाज को, तो आंसर आएगा आपका 4.84। तो ये डेटाज पहले ये सारे ओपन करके नहीं बताते, सिर्फ दो ही डेटा बताते हैं पहले। एक तो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, यानी जो अभी हमने लिखा है 4.84, और एक ट्री कवर्ड एरिया। सिर्फ दो डेटा ये आजकल ये रिपोर्ट में सारे डेटा बताने लग गए। यानी ये 4.84 किस तरीके से, तो ये कहते हैं तीन फॉरेस्ट कैटेगरी हैं इसमें, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड के अंदर। एक तो है वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी, अति सघन वनों की। एक है मध्यम सघन वनों की कैटेगरी। एक फिर इसके बाद में जहाँ थोड़े कम वन है उसको ओपन फॉरेस्ट एरिया बोला गया है, खुला खुला वन क्षेत्र। तो ओपन फॉरेस्ट है वो 10 से 40% डेंसिटी वाले होते हैं, जो राजस्थान के अंदर 3.53% एरिया को कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान में फॉरेस्ट कवर्ड में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं? अति सघन वन, मध्यम वन या खुले वन? तो ओपन फॉरेस्ट या खुले वन अधिक पाए जाते हैं। इनका भी इस बार डेटा बताए कौन से जिलों में, मिनिमम का तो नहीं, मैक्सिमम का जरूर है इसमें, कि ये वाले जो हैं इनमें अगर एक लाइन और लिखना चाहो मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम ये वाले जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं ये अपने सबसे ज्यादा बताए गए हैं अलवर, एंड देन सेकंड पे बताए गए हैं उदयपुर। यानी पर्टिकुलर 70% से अधिक डेंसिटी वाले वन सबसे ज्यादा किस में है? अलवर में, और उसके बाद में उदयपुर। तो अलवर का कांड समझ गए होंगे आप, सरीस का। और नदियां कई सारी हैं इस साइड में। साबी रिवर है, जयपुर से जाने वाली एक नदी है, हालांकि वो तो ज्यादातर सूखी हुई है, लेकिन बारिश के टाइम कहीं ना कहीं उसका नाला बनता है साबी, साबी या साहिबी रिवर। तो ये सरिस्का वाला जोन है, इस कारण हो सकता है अलवर का जो डेंसिटी 70% से अधिक वाले फॉरेस्ट इस साइड में अधिक है। देन उसके बाद में नंबर सेकंड उदयपुर। मीडियम डेंस फॉरेस्ट में नंबर फर्स्ट उदयपुर है। दूसरा इसी का एक पड़ोसी 33वां जिला प्रतापगढ़। नेक्स्ट में ओपन फॉरेस्ट एरिया में भी सबसे आगे उदयपुर है, सेकंड बाद में आड़ोती का 12। तो मीनिंग है तीनों में कॉमन डिस्ट्रिक्ट ऐसा कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है? उदयपुर। तो असल में टोटल फॉरेस्ट उदयपुर में ज्यादा है। तो अभी तो अपने सिर्फ कुल वनों के ऊपर ही बात करें। कुल वनों में दो कैटेगरी होती हैं, एक फॉरेस्ट कवर्ड और एक ट्री कवर्ड। फर्क क्या होता है? मोर देन 10% फॉरेस्ट एरिया इज नॉन एज फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, और लेस देन 10% कवर्ड एरिया ट्री कवर्ड। जहाँ वनों की सघनता 10 से ऊपर होती है वो सारे फॉरेस्ट कवर्ड में काउंट होते हैं। तो यहाँ लास्ट स्केल अपन ने 10 तक यूज किया है ना, 10 से 40%। तो ये ओपन फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हो गया। ये 40 से 70 वाला मीडियम, और 70% से भी अधिक डेंसिटी चली गई, इसका मीनिंग वेरी डेंस फॉरेस्ट में, तो अधिक सघन या अधिक सघनता वाले वन। ISFR 18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन। तो अभी तो हमने डेटा देखे थे, अब सर्वाधिक वन वाले जिले देखेंगे कि राजस्थान में कौन से जिले हैं जो परसेंटेज में आगे हैं और कौन से जिले हैं जो एरिया में आगे हैं। अब माइंड में ये आएगा सर ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं, कि परसेंटेज में अलग जिले क्यों आ रहे हैं, एरिया में अलग क्यों है। तो इसके डेटा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि एरिया में ज़्यादा, एरिया वाले ज़्यादा अपने आप में अलग क्यों हैं, और परसेंटेज में जब बात होती है तो बाद में इसमें आंसर अलग डिस्ट्रिक्ट क्यों आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग ही आए। जैसे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया उदयपुर में, मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज भी उदयपुर में। तो सेकंड थर्ड बाद में वो जिले चेंज होते जाते हैं, उसके पीछे रीजन उनका एरिया होता है। तो इसी में ही नेक्स्ट आगे पॉइंट। तो यहाँ जो बात की थी वो तो हमने सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात की थी कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र, टोटल वन कितने हैं, तो वन राजस्थान में 8%। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए टोटल फॉरेस्ट, और इसमें दो थीम होती हैं, फॉरेस्ट कवर्ड यानी ज्यादा डेंसिटी 10% से ऊपर डेंसिटी वाले कितने हैं, 4.84।
राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में ट्री कवर्ड कितने हैं, यानी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो 3.16%। ये परसेंट नहीं लिखो, ये तो अभी ऊपर लिखा हुआ है। और एरिया में इनको पूछा जाए तो एरिया नहीं रटने हैं। आपको 1% से राजस्थान का 3.16% निकालना आता है, तो इसका मीनिंग वो डेटा इजी नहीं है, वो आप जितनी भी बार पढ़ोगे भूल जाओगे फिर वापस। तो मीनिंग है परसेंटेज पढ़ा करो, ये रटा करो, इससे जल्दी याद होगा। फिर इसमें हमने बताया कि इसमें वापस 3 कैटेगरी होती है, कि फॉरेस्ट कवर्ड जो एरिया होता है, ऊपर लिखा था इसमें हमने कि राजस्थान में फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है जो 4.84 है। इसमें 3 डिवाइडेशन है डेंसिटी को लेकर। 70% से अधिक डेंसिटी वाली है वेरी डेंस फॉरेस्ट, 40 से और 70% वाली डेंसिटी को रखा जाता है मध्यम में, और 40% से भी कम डेंसिटी वाले वन है यानी 10 तक जो है उनको रखा जाता है ओपन फॉरेस्ट के अंदर। तो ओपन फॉरेस्ट वाली कंडीशन राजस्थान में ज्यादा मिलेगी आपको। मिड यानी वनों की डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी राजस्थान में उतने ही कम मिलेंगे। डेंसिटी मध्यम वाले हैं वो मिलेंगे आपको 1% के आसपास, और जब 70% से अधिक डेंसिटी वालों की बात आएगी तो राजस्थान में पॉइंट्स में मिलते हैं 0.07। तो अब ये जो टोटल फॉरेस्ट है उसी की बात है कि जो कुल वन है उनमें सर्वाधिक कहाँ पर है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है उसमें, एक तरफ तो रहेगा अपना परसेंटेज, सॉरी एरिया के अकॉर्डिंग पहले, एक तरफ क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्षेत्र या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और एक तरफ रहेगा आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो इसमें हेडिंग में लिख देना ISFR 18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन। अकॉर्डिंग टू ISFR 18 मैक्सिमम फॉरेस्ट इन राजस्थान। अकॉर्डिंग टू ISFR 18 मैक्सिमम फॉरेस्ट इन राजस्थान। अकॉर्डिंग टू ISFR 18 मैक्सिमम फॉरेस्ट इन राजस्थान, ISFR 18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन। तो सर्वाधिक वन में जो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन से जिले हैं जिनके अंदर एरिया वाइज फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो इसमें आपको ये टारगेट करके चलना है कि एरिया हमें फॉरेस्ट का हमेशा अरावली के ईस्ट में ज्यादा मिलेगा, कारण जहाँ वर्षा अधिक होगी, रेनफॉल अधिक होगी, वहाँ वनों की सघनता ज्यादा होगी, वहाँ फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इसमें एक तो वो एरिया जहाँ अरावली सबसे ज्यादा है उसमें फॉरेस्ट ज्यादा मिलने की, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वन अधिक होते हैं, तो उदयपुर में वन सबसे ज्यादा है। अब एग्जामिनर ने पूछ ये लिया आपसे VDF फॉरेस्ट, VDF का मीनिंग समझ गए, वेरी डेनस फॉरेस्ट है, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में। आंसर होगा अलवर। अभी लिखवाए थे आपको, जो ये लिखवाए थे ना, वेरी डेनस फॉरेस्ट यानी 70% से भी ज्यादा डेंसिटी वाले वन सबसे ज्यादा किस जिले में, अलवर में। तो इसका मीनिंग उदयपुर में हो सकता है डेंसिटी कम है लेकिन टोटल फॉरेस्ट एरिया उदयपुर का ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उदयपुर इन वनों में भी आ रहा है, फर्स्ट सेकंड में आ रहा है, इन वनों में सबसे आगे उदयपुर ही आ रहा है। ओपन फॉरेस्ट एरिया भी सबसे ज्यादा किसके पास है, उदयपुर। तो ऑल ओवर फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किसके पास है, उदयपुर के पास। तो हम यहाँ किसी कैटेगरी को लेके बात नहीं करें, हम टोटल फॉरेस्ट को लेके बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में। तो सर्वाधिक वन अरावली वाले क्षेत्र में, उदयपुर में। उदयपुर के बाद में ऊपर की ओर चलेंगे अरावली में अलवर की तरफ, फिर नीचे की ओर आएंगे प्रतापगढ़, और इधर पहले 12 में हुआ करते थे लेकिन इस बार रिपोर्ट में चित्तौड़, तो आगे जाना ही नहीं है 12 तक, अपने वो चित्तौड़ पे ही रुक जाना है। तो किसी भी काम को जनरली हम कंप्लीट करते हैं तो कहते हैं ना कि इस काम को मैंने A to Z कर लिया है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट किसको इंडिकेट करता है, जेड को। तो जो अपने जेड यानी मैक्सिमम तक, फाइनल तक, तो राजस्थान में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया का साइन रहेगा जेड साइन। तो अरावली के ईस्ट में जेड साइन का मीनिंग रहेगा उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से फिर चित्तौड़। पहले इसमें कौन सा जिला था यहाँ, इस बार 12 में सबसे ज्यादा कमी आई है। तो कमी आई है तो मैक्सिमम 4 वाले में से ये कैटेगरी में से बाहर हो गए, और इस 12 की जगह इस बार किसने ले ली, चित्तौड़। तो राजस्थान में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन सा समझ में आ गया, कि इस एरिया में अपने को ये अरावली और अरावली के इधर का जेड साइन याद रखना है।
तो अरावली के इधर का जेड साइन, उदयपुर से स्टार्ट होता है, ऊपर कहाँ तक जाता है, अलवर, वापस नीचे की ओर आएगा प्रतापगढ़, फिर प्रतापगढ़ से वापस चित्तौड़ की तरफ। तो जिले नहीं रटे जाएंगे, कोई ऐसा साइन बना लो, जैसे जेड साइन है ये ठीक है डेटा में, और जिनको लगता है नहीं कि जिले ही रट लेंगे हम, वो डिस्ट्रिक्ट रट लेना। यह क्षेत्रफल है, उसके आगे इस तरीके से एक अरावली लिख के, और अरावली के ईस्ट में ये जेड साइन लिख दो, इससे इससे समझ में आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी उदयपुर से अलवर, अलवर से फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़ की तरफ। इनमें एरिया तो बहुत टफ हो जाएगा, याद नहीं होगा, लेकिन फिर डेटा लिख लीजिए आप। 2766 वर्ग किलोमीटर। आगे पॉइंट्स हैं वो नहीं लिख पा रहा मैं। 1198 वर्ग किलोमीटर एरिया, 996 वर्ग किलोमीटर एरिया, चित्तौड़गढ़ 988 वर्ग किलोमीटर एरिया, उदयपुर 2766, 2766। इसका मीनिंग है कि उदयपुर के आसपास कोई जिला है ही नहीं। रिपोर्ट उन 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही जारी हुई है, 41 या 50 जिलों के अकॉर्डिंग नहीं थी। जब तक जिलों की सीमा नहीं आएगी तब तक 33 की होगी, हो सकता है इस बार 2025 में रिपोर्ट आई वो भी 33 जिलों की आएगी। जब तक सीमांकन पूरा नहीं किया जाएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग जब तक सारे ऑफिशियली डेटा बन के जिलों की सीमा और उनका एरिया तय नहीं होगा, और उनकी पूरी सैटेलाइट रिपोर्ट हम कहाँ भेज देंगे, उत्तराखंड, तब उनको पता चलेगा कि इन जिलों की सीमाएं ये हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फिर रिपोर्ट तैयार होगी। जबकि अभी उनके पास रिपोर्ट 33 जिलों की, 33 जिलों के सैटेलाइट मैप है उनके पास। अब यहाँ परसेंटेज में ये आंसर चेंज क्यों होते हैं, तो जैसे उदयपुर के पास जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, सेकंड अगर हम देखें तो उसका आधा भी नहीं है, 2700 या 1300 भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में भी सबसे आगे कौन रहने वाला है, उदयपुर। अब कहीं ये कहीं सर उदयपुर से आपको ध्यान होना चाहिए कि सलूम्बर अलग हो गया है, तो सलूम्बर उसका एक छोटा सा हिस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदयपुर का आधा हिस्सा भी अलग हो जाता तो भी उदयपुर और उसके आधा हिस्सा जो अलग हुआ है उन दोनों के पास वन ज्यादा होते, तो आधा हिस्सा हो गया, इसका मीनिंग दोनों में अप्रोक्सीमेट हाफ हाफ बट गए होंगे। उसके बाद लगभग 1400 1300 इस प्रकार के डेटा होते तो भी उदयपुर ही आगे होता। तो इसका आधा हिस्सा अलग नहीं हुआ, एक छोटा सा हिस्सा अलग हुआ है सलूम्बर। और अगर उदयपुर अलग हुआ है तो अलवर, अलवर भी तो अलग हुआ है ना, इसका भी तो हिस्सा कोटपुतली बहरोड के रूप में अलग हटा है, और खेरतल तिजारा के रूप में इसका हिस्सा भी कम हुआ है, तो तय है इसका डेटा भी कम होगा यहाँ से। प्रतापगढ़ कम नहीं होगा क्योंकि इससे कोई नया जिला नहीं बना है, तो इसमें हो सकता है 2 4 5 वर्ग किलोमीटर बढ़े ही, या हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान का ये वो एरिया, ट्राइबल एरिया, जहाँ पे मुख्यतः फायर की घटना सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होती है। उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, क्योंकि वहाँ जूमिंग या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, जिसका मीनिंग होता है पेड़ों को काटकर या जलाकर की जाने वाली जो कृषि होती है उसको जूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं ना, जिसको कर्तन और दहन कृषि, कर्तन यानी पेड़ों को काटना, दहन यानी जलाना, होली का दहन जैसे होता है। तो ये परसेंटेज वाला। अब परसेंटेज में यहाँ जिले डिफरेंट क्यों आएंगे, हालांकि आजकल परसेंटेज में दोनों तरफ सेम ही रहता है उदयपुर। अब उदयपुर ये पूछे कि हमारे पास एरिया तो इतना है, सॉरी फॉरेस्ट एरिया तो इतना है, और हमारा जो भी जोग्राफिकल एरिया उसमें से ये वन कितने हैं, तो इनका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें से इन वनों का परसेंटेज निकल के आता है लगभग 23%, 23.60%। तो पूरे राजस्थान में फॉरेस्ट परसेंटेज कितना आ रहा है, 8%, और उदयपुर का फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है, और ये कम से कम स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी से ऊपर है। राज्य की वन नीति यही तो कहती है ज्योग्राफिकल एरिया के 20% भाग पर वन होने चाहिए। नेशनल के बराबर तो अपना कोई भी जिला नहीं है। नेशनल वाली कहती है आपने जिस ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट किया उसके कितने परसेंट भाग पर, तो वो ज्योग्राफिकल एरिया राज्य भी हो सकता है, कोई जिला भी हो सकता है, आपका गांव भी हो सकता है। वो ज्योग्राफिकल एरिया के 33%। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के हर जिले के पास, क्योंकि हर जिला अपने आप में एक ज्योग्राफिकल एरिया है, हर जिले के पास 33% वन हो जाए तो राजस्थान का पूरे का एवरेज 33 से ऊपर चला जाएगा फिर। लेकिन राजस्थान के कुछ जिले हैं जो पॉइंट्स में ही है, केवल 0 पॉइंट। तो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जब जहाँ देखेंगे तो जो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी मिनिमम वाले जो 4 डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे आपको, सब पॉइंट्स में है, 1% भी नहीं है वहाँ।
यानी पूरे जिले के एरिया में वनों का एरिया सिर्फ पॉइंट्स में है। तो उदयपुर और ये तो बहुत अच्छी स्थिति में। अब आप ये देखते हो कि अलवर और प्रतापगढ़ में से परसेंटेज में ऊपर प्रतापगढ़ आएगा। अब यहाँ ये समस्या आती है कि सर ये प्रतापगढ़ ऊपर कैसे आया। तो उसका रीजन इस तरीके से है, एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलवर का एरिया अब जितना भी है, अपन तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अलवर का एरिया फॉर एग्जाम्पल 10,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से कोई आपको ये बता दे कि अलवर में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है। 10,000 में से 1500 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंट हो गया? 15%। और फिर आपको कोई ये कहे कि प्रतापगढ़ का जो एरिया है, हालांकि प्रतापगढ़ का एरिया अलग है, 4449, सबसे छोटे जिलों में से एक है। सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन जो 4 छोटे उनमें से एक है। तो ये है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं कि प्रतापगढ़ का एरिया 4,000 वर्ग किलोमीटर। अब इस 4,000 वर्ग किलोमीटर में कोई आपको ये कहे कि इनके 800 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है, तो 4,000 का 800 कितना होता है? 4,000 का 800 होता है 20%। अब एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाए कि दोनों जिलों में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा किसके पास है? फॉरेस्ट एरिया अलवर के पास ज्यादा है, 1,500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट है। लेकिन वो 1,500 वर्ग किलोमीटर कितने क्षेत्र में? 10,000 में से 1,500 है मात्र। और इनके 4,000 के अंदर ही कितने हैं? तो इनका परसेंटेज बेटर होगा। तो मीनिंग है कि अलवर आपके एरिया में तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, उदयपुर के बाद सेकंड यही, लेकिन परसेंटेज में पहले कौन आ गया? प्रतापगढ़। इस तरीके से परसेंटेज के डेटा आपके अलग आते हैं, क्योंकि उसी जिले के टोटल एरिया में उसका वनों का प्रतिशत देखा जाता है। तो प्रतापगढ़ का एरिया छोटा है तो छोटा है, तो उसका परसेंटेज बेटर होगा। भले ही वन क्षेत्र इसके पास अलवर से कम है, तो एरिया में कम है लेकिन परसेंटेज में आगे। परसेंटेज में लगभग आपको उदयपुर के आसपास ही मिलेगा, ये 22.48 के आसपास, 22.48%। फिर इसके बाद में नंबर थर्ड है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, और सिरोही के बाद में करौली। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अपने को परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में चाहिए? अगर आपको कोई कहे परसेंटेज किस में चाहते हो, तो आप ग्रेजुएशन में चाहते हो, या आरएस में चाहते हो, या यूपीएससी में? जब किसी ने पूछ ही लिया तो यूपीएससी में ही बताएंगे फिर। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में? यूपीएससी में। उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, यहाँ एक बार और करौली को सी से ही लेना के बजाय, या 3 याद कर लोगे तो भी ठीक है। तो यूपीएससी वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में एंड करौली के अंदर। और ये यूपीएससी में ये डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग वाले सारे उदयपुर के टच में, उदयपुर के टच में आता है प्रतापगढ़, हालांकि अब सलूम्बर आ गया बीच में, और उदयपुर के टच में आता है सिरोही। तो सिरोही का परसेंटेज आता है 17.50%, और लास्ट करौली का आता है 15-18, 15.18%। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये आ सकता है कि राज्य वन नीति का जो लक्ष्य है वो कितने जिले हैं वो कवर करते हैं? तो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी का लक्ष्य है कि ज्योग्राफिकल एरिया के 20% भाग पर वन होने चाहिए। तो 20% से अधिक का टारगेट कौन कवर करते हैं? सिर्फ राजस्थान का उदयपुर और प्रतापगढ़। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का लक्ष्य एक भी जिला क्रॉस नहीं करता, यानी 33% किसी के पास भी वन नहीं है अपने। तो अब जैसे अपने यहाँ बात किसकी की थी? सर्वाधिक। अब हेडिंग एज इट इज डालनी है, लेकिन सर्वाधिक की जगह क्या लिखना है? न्यूनतम लिखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 2 मिनट में लिख लेंगे। न्यूनतम और लिख लेते हैं। ISFR 18 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन, अकॉर्डिंग टू ISFR 18 मिनिमम फॉरेस्ट इन राजस्थान। ISFR 18 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन। तो किसी भी एरिया में वनों का कम होना हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव? नेगेटिव साइन है। तो जहां मैक्सिमम मैक्सिमम फॉरेस्ट था वहां तो अपन ने A to Z यानी जेड साइन को यूज कर लिया था मैक्सिमम के लिए। अब आपको ये बताए कि वन कम होना अपने लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो वन कम कहाँ होंगे? या तो राजस्थान के नॉर्थ में या वेस्ट में, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती,
और ज्यादातर का माइंड ये चलेगा सर पश्चिम में, जबकि आंसर रहेगा उत्तर में। क्योंकि कारण यह है कि राजस्थान के उत्तरी भाग में नहरें अधिक हैं, और नहरें अधिक हैं, जमीन ज्यादा उपजाऊ है। तो किसान क्या करते हैं, उपजाऊ जमीन के अंदर एक पेड़ भी, आपको एक दिन पहले भी बताया था, पेड़ दिखते ही काट देते हैं। भारत में सबसे कम वन राजस्थान में नहीं है, हरियाणा और पंजाब में है। वही राजस्थान, क्योंकि उस साइड में कैनाल्स अधिक हैं और जनसंख्या उस एरिया में ज्यादा है। तो इसका मीनिंग है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उनको लगता है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करें। तो उत्पादन तब अधिक कर पाएंगे जब खेत में कोई पेड़ ही ना हो। तो उन्होंने लगभग अपने खेतों से ज्यादातर पेड़ हटा रखे हैं। ऐसा नहीं हर किसान ने हटा दिए हैं, लेकिन बहुत कम है। तो उसका इफेक्ट राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में भी आता है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसमें एक उल्टा एन साइन इंडिकेट करेंगे राजस्थान के उत्तर में, जहाँ फॉरेस्ट कम है वहाँ उल्टा एन, यानी ये उल्टे दिन स्टार्ट है इधर। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चूरू, इसके जस्ट ऊपर हनुमानगढ़। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ बीकानेर नहीं मान के अपने को पश्चिमी राजस्थान का संभाग मुख्यालय मानना है जोधपुर। तो आपको बीकानेर की जगह जोधपुर लिख लेना है। और बीकानेर के ऊपर कौन सा जिला होता है, बीकानेर के ऊपर वो है जो राजस्थान के सबसे उत्तर में, श्री गंगानगर। तो इसका मीनिंग पूरा बीकानेर संभाग लिखना है, लेकिन संभाग का नाम बीकानेर की जगह क्या लिख देना, जोधपुर। राजस्थान में सबसे कम वन है चूरू में, देन हनुमानगढ़ में, फिर बीकानेर की जगह जोधपुर, और उसके बाद में तो ये मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जो है राजस्थान में, न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या क्षेत्र के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे कम वन है चूरू में, देन हनुमानगढ़ में, संभाग मुख्यालय बीकानेर की जगह क्या लिखा है, जोधपुर, और उसके बाद में श्री गंगानगर। चूरू का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया उसमें मात्र 62 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है। हनुमानगढ़ में 92 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर में जैसे कन्यादान लिखवाया 111 वर्ग किलोमीटर, और गंगानगर में इन्हीं का पड़ोसी 113। 62, 92, 111 और 113। अब इन चारों जिलों में चूरू का पहले पिछले साल थोड़ा ठीक था, 78 वर्ग किलोमीटर एरिया में था। इस कारण परसेंटेज में सबसे कम चूरू नहीं आ रहा था, पिछली बार जोधपुर आ रहा था, लेकिन इस बार परसेंटेज में भी सबसे कम चूरू ही आएगा। तो मैक्सिमम वालों में दोनों में उदयपुर है, मिनिमम वालों में दोनों में टॉप पे कौन है, चूरू। तो इससे आप गलती से भी ये कोशिश मत करना कि पुराने एग्जाम के क्वेश्चन आप निकाल पाओगे, क्योंकि 2021 में आरएस में एक क्वेश्चन आया है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि वन गणना आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रतिशत के अनुसार वन सबसे कम है। तो उस समय आंसर था जोधपुर। लेकिन अब प्रतिशत के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग दोनों में ही मिनिमम कौन है, चूरू। तो फर्स्ट मिनिमम के अंदर न्यूनतम में परसेंटेज में सबसे कम। तो इधर तो वो उल्टा एन साइन काम आएगा, राजस्थान के नॉर्थ वाला, नॉर्थ में उल्टा एन। स्टार्ट कहाँ से होगा, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्री गंगानगर। सॉरी, बीकानेर की जगह जोधपुर, श्री गंगानगर। परसेंटेज में भी मिनिमम चूरू, सेकंड नंबर पे रहेगा जोधपुर। फिर बीकानेर एंड जैसलमेर। पिछली बार था जैसलमेर बीकानेर, यानी ऊपर वाले दोनों चेंज हो गए हैं। पिछली बार था जोधपुर चूरू, इस बार आ गया चूरू जोधपुर। बाद में था जैसलमेर बीकानेर, अब हो गया बीकानेर जैसलमेर। चूरू का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया उसमें वन है 0.46% पार्ट पर, यानी चूरू के भौगोलिक क्षेत्र में 1% एरिया से भी कम वन। जोधपुर में है 0.49, बीकानेर में है 4.5 ही, ऐसा ही नहीं आ। बीकानेर में 0.86 और यहाँ 0.89। मीनिंग है कि जिनमें मिनिमम फॉरेस्ट है उन सब में 1% से भी कम है। तो राजस्थान में 1% से कम वाले सारे जिले ये हैं।
तो इसका मीनिंग है गंगानगर में 1% से कम नहीं, 1% से थोड़ी ज्यादा हो सकते हैं यार। इस कारण गंगानगर इधर मिनिमम परसेंटेज में नहीं आया। तो इन जिलों को ध्यान रखना, इनको पूछते हैं कई बार ये। बाकी इस पे डिस्कस करेंगे हम बाद में।